हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से ऑडियर ग्रैंडफादर सेव हिज ग्रैंडडॉटर एंड टेक हिज रिवेंज के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग जाके उसे भी देख लेना। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लिंग लिंग ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगती है, इन यान मॉन्स्टर डुओ मैं आप लोगों से मिलना चाहती थी। लिंग लिंग की बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा इस समय अपने मन में ही बोलने लगता है, आखिरकार अनऑर्थोडॉक्स का सुप्रीम डीलर हम लोगों से क्यों मिलना चाहती है। और ग्रैंडपा का ये सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को एक अलग ही जगह के और का सीन दिखाया जाता है और इस जगह पे अभी एक पर्सन अगरबत्ती जला के चुपचाप खड़ा हुआ होता है और तब अपने बॉडी से किलिंग इंटेंट भी रिलीज कर रहा होता है। अचानक से ये पर्सन साइड की ओर देखता है तो इस समय झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, क्या ये पर्सन यहाँ पे हम लोगों को देख लिया है? मैंने तो यहाँ पे अपने QI को पूरी तरीके से सप्रेस करके रखा है, तो आखिरकार वो हम लोगों को कैसे महसूस कर सकता है? और यहाँ पे उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है ये पर्सन हो ना हो एक फास्ट रेटेड एक्सपर्ट तो होगा ही। ग्रैंडपा मन ही मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था और तौर बहुत ही ज्यादा परेशान हो ही रहा था। इसी समय ग्रैंडपा नोटिस करता है कि वो जो पर्सन है वो तो बिना कुछ कहे चुपचाप यहाँ से जा रहा है। मतलब वो पर्सन यहाँ पे ग्रैंडपा एंड सियल को नोटिस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा अभी इस बात को सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो पर्सन इसी तरफ क्या देख रहा था, क्या महसूस किया। कैमरा एंगल अभी जैसे ही सियल की ऊपर जाता है तो इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे ऑरा से बना हुआ एक ओल्ड पर्सन का होलोग्राम है और यह सिर्फ सियल की वजह से ही हुई है। अभी उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के ऊपर से नीचे की ओर कूद जाता है, मतलब कहीं पे जा रहा होता है। तो इस समय सियल ग्रैंडपा से पूछने लगती है, ग्रैंडपा आपने वो किलिंग इंटेंट देखा? लगता है वो पर्सन किसी को मारने जा रहा है, क्या हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए? तो इस समय ग्रैंडपा सियल से बोलता है कि सियल हम लोगों को बहुत दूर जाना है, तो इसलिए लोगों के अफेयर्स के बीच जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। ग्रैंडपा के इस बात को सुनने के बाद सियल ग्रैंडपा से बोलने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा आपने ही तो कहा था कोई भी मार्शल आर्टिस्ट कभी भी आंख बंद करके जस्टिस नहीं करता, तो क्या हमें उस पर्सन को एक बार देख लेना नहीं चाहिए? सियल की इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा के पास और कोई चारा नहीं होता। ग्रैंडपा सियल के साथ उस पर्सन को फॉलो करने के लिए मान जाता है। देखते ही देखते अभी रात होने लगती है। ग्रैंडपा एंड सियल उस पर्सन को फॉलो करते करते एक अलग ही जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सामने की ओर बहुत ही बड़ा रिच फैमिली का घर होता है। सियल अभी झांक झांक के देखते हुए बोलने लगती है, ग्रैंडपा आपको क्या लगता है क्या वो पर्सन उस फैमिली में जाके कुछ खाने का सामान जैसे कि मीट वगैरह चुराएगा? सियल की मुंह से मीट के बारे में सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे मेरी बच्ची कुछ और तो सोचो खाने के अलावा। इस वक्त हम लोग को घर के मेन गेट के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हुए थे। देख के लग रहा था सभी के सभी ही यहाँ पे अपना अपना हाथ दिखाने के लिए आया है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए। इसी समय सियल उसी पर्सन को नोटिस करता है जो कि इस वक्त अपने हाथ में एक मसाल को लेके घर के पीछे की ओर जा रहा होता है। सियल इस वक्त थोड़ा सा चिंतित होते हुए ग्रैंडपा से पूछने लगती है, ग्रैंडपा क्या हमें उस पर्सन को रोकना नहीं चाहिए? तो इस समय ग्रैंडपा पर्सन की हरकतों को गौर से देखने लगता है और इसके साथ ही सियल को थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है। तो इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो पर्सन है वो इस वक्त अपने हाथ में जो मसाल है उसे लेके सीधा घर के उस ओर जाता है जहाँ पे बहुत सारे घास घूस बांधा हुआ था। और यहाँ पे घास घूस मतलब वही धान का जो पेड़ होता है, गायों को खिलाया जाता है वही। तो बेसिकली पर्सन इसी जगह पे मसाल को लेके आग लगा देती है और इसके साथ ही इस जगह से चुपचाप खिसक जाता है सामने की ओर। ग्रैंडपा यहाँ पे समझ जाता है कि ये जो पर्सन है ये तो यहाँ पे जितने भी गार्ड है उन सभी का ध्यान डाइवर्स कर रहा है। ग्रैंडपा अभी सियल से पूछने लगता है, बच्ची क्या तुमने वो देखा? अभी अभी उस पर्सन ने जो किया उसे ही कहते हैं चाल चलना, बेसिकली इधर दिखा के उधर भागना। तो इस समय सियल बोलती है, हाँ ग्रैंडपा मुझे पता है, ये बेसिकली कुछ ऐसा है जैसा कि मैं किसी को राइट गाल पे थप्पड़ मारने का दिखावा करके लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारता हूँ। सियल के मुंह से इस बात को सुनने के बाद और उसकी चिंताधारा को देखने के बाद अभी ग्रैंडपा सियल से बोलने लगता है कि क्या सोच है रे तेरी? मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ डोमिनेटिंग सेक्ट से सीखा है ना? सियल बोलती है, छोड़ो ये सभी बातें ग्रैंडपा, लेकिन ये पर्सन आग लगा के किसी और के घर में चोरी छुप के घुस रहा है, तो ये पर्सन एक बुरा पर्सन हुआ ना? ग्रैंडपा बोलता है, नहीं सियल ऐसा नहीं है, बिना कुछ ना जाने किसी को ऐसे ही जांच करना नहीं चाहिए। सियल पूछता है, ऐसा क्यों ग्रैंडपा? तो इस समय ग्रैंडपा सियल से बोलने लगता है, हर किसी का एक अलग अलग कहानी होती है, तरीके से ही गलत हो सकता है, लेकिन गुड एंड बैड ये इतना आसान फर्क नहीं होता। जैसे कि तुम हम दोनों को ही देख लो, पूरी मार्शल दुनिया हम दोनों को इन यान मॉन्स्टर डुओ के नाम से जानते हैं और तौर लोग समझते हैं कि हम दोनों डिमेंस है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मूरिन अलायंस वालों ने ये सब कुछ सेट किया है हम लोग के खिलाफ। लेकिन क्या हम लोगों ने अभी तक किसी का बुरा किया? तुम्हें हमेशा से ही फुल सिचुएशन को समझनी होगी। ग्रैंडपा की ये सभी बातें बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि
इस वक्त अपने दोनों हाथों में तलवार को पकड़ के बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और तौर चिल्लाते हुए सामने जितने भी लोग हैं उन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी कमीने दरिंदे, आज मैं तुम सभी को यहीं पे मार दूंगा। लेकिन बेचारा इस पर्सन की किस्मत कुछ अच्छा नहीं होती। यहाँ पे हम लोग को दिखाई जाता है कि आसपास के जितने भी गार्ड थे वे सभी आके अभी इस पर्सन को चारों ओर से घेर लिए होते हैं। देखते ही देखते अभी इस जगह का जो हॉल मास्टर है वो यहाँ पे आता है और इसके साथ ही उस पर्सन से बोलने लगता है, तो तुम यहाँ पे आने की हिम्मत की, मैं तुम्हें आज इतना तड़पाऊंगा कि तुम मेरे से सीधा मौत ही मांगोगे। तुम सभी क्या कर रहे हो, जल्दी से इस पर्सन को कैप्चर करो और हाँ जिंदा पकड़ना। हॉल मास्टर की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को दिखाई जाते हैं कि जितने भी गार्ड है वे सभी उस पर्सन के ऊपर अपने अपनी तलवार लेके टूट पड़ते हैं। वे पर्सन अभी उन सभी के साथ फाइट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उन लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर्सन की मुंह से खून भी बाहर की ओर आने लगते हैं और तर चारों ओर से लोग लात घुसा कील मुक्का सब कुछ दे बरसा रहे होते हैं। पर्सन की हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। बेसिकली चारों ओर से जितने भी गार्ड थे वे सभी पर्सन को बीच में डाल के एक एक करके फुटबॉल की तरह लात घुसा मार रहे होते हैं। इसी समय हॉल मास्टर चिल्लाते हुए इन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी पागल कमीने क्या कर रहे हो, मैंने कहा उसे जिंदा छोड़ो, मैं खुद तड़पा के मारूंगा उसको। कैमरा एंगल अभी सियाल की ओर जाता है जहाँ पे इस वक्त सियाल ये सभी चीजें देखने के बाद मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ एक पर्सन को पीटता हुआ देखने के बाद उसकी आंखें भर आती है। ग्रैंडपा इस चीज को देखने के बाद सियाल से बोलने लगता है कि कुछ देर पहले तुम्हें तो उस पर्सन को एक बैड पर्सन बोल रहे थे। तो इस समय सियाल उस पर्सन की ओर देखते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रैंडपा आपने क्या नोटिस किया, उस पर्सन ने इतना ज्यादा मार खाते हुए भी अपने मुंह से दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाली। सियाल की बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा यहाँ से जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ जाता है और इसके साथ ही सियाल से बोलने लगता है कि मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन इन सभी चीजों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो सियाल चलो यहाँ से। ग्रैंडपा अभी जैसे ही सियाल को इस बात को बोलता है वैसे ही वो पर्सन चिल्लाते हुए हॉल मास्टर से बोलने लगता है कि तुम कमीने जल्दी से मेरे बेटे को मुझे वापस लौटा दो, मेरे बेटे को वापस लौटा दो। इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी एक ही जगह पे थम सा जाता है। ग्रैंडपा उसी पर्सन की ओर देखने लगता है जहाँ पे वो पर्सन बार बार एक ही बात बोल रहा होता है कि मेरे बेटे को वापस लौटा दो। सीन अभी हॉल मास्टर की ओर जाता है जहाँ पे हॉल मास्टर उस पर्सन को गाली देते हुए बोलने लगता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे बेटा उसे खोए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, तो आखिरकार वो हम लोगों के पास कैसे होगा। हॉल मास्टर की बातों को सुनने के बाद अभी वो पर्सन जिसकी की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी वो कतराते हुई आवाज में बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं भी डिवाइन स्पिरिट को शार्प करता हूँ। पर्सन की इस बात को सुनने के बाद अभी हॉल मास्टर गुस्से के साथ बोलने लगता है, अरे हरामखोर, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी, दो कौड़ी की जादू टोना वाली हरकतों से इतना बेफिक्र बन रहा है, क्या तेरी ग्रेट डिवाइन स्पिरिट ने तुझे नहीं बताया था कि आज तो किस तरीके से मारा जाने वाला है। पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ हॉल मास्टर से बोलता है, जैसा कि तुम यहाँ पे जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, आज ग्रेट स्पिरिट खुद उतर आया है और उन्होंने कहा कि वो तेरे साथ चिपके हुए जितने भी गंदे स्पिरिट हैं उन सभी को चीर के रख देगा। पर्सन की इस बात को सुनने के बाद अभी हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए पर्सन से बोलने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम लोग जिस गॉड को सर्व करते हैं उन्हें इंसल्ट करने की, यहाँ पे उल्टी सीधी बातें बोल के तूने जो पाप किया है ना उसका भुगतान तू अपने खून से चुकाएगा। हॉल मास्टर अभी उस पर्सन के साइड में जो गार्ड खड़ा हुआ है उसको अभी इस पर्सन को जान से मारने के लिए बोल देता है। पर्सन भी यहाँ पे समझ जाता है कि वो और ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला है। तो इस समय पर्सन अपनी जिंदगी के आखिरी पालों में अपने मन ही मन अपने बेटे से माफी मांगने लगता है उसको ना बचा पाने की वजह से। गार्ड अभी इस पर्सन को मारता उससे पहले ग्रैंडपा अभी एक छोटा सा पत्थर अपनी क्यूआई एनर्जी के माध्यम से बहुत ही जोर से उसी शॉट के ऊपर दे मारता है और इससे शॉट पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट खा जाता है। पर्सन यहाँ पे जिंदा बच जाता है, लेकिन इस समय हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अभी तो वो पर्सन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है, मैंने अभी स्पिरिचुअल क्यूआई महसूस की। अभी तो जो गार्ड शॉट से उसे मारने वाला था वो इस वक्त उसके सामने जो गार्ड खड़ा हुआ है उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। मतलब उसे भी समझ में नहीं आया होता है कि आखिरकार उसकी तलवार अचानक से रिफ्लेक्ट कैसे खा गया। देखते ही देखते गार्डों के बीच में से ग्रैंडपा एक नवाब की तरह इसी ओर ही आने लगता है और ग्रैंडपा यहाँ पे आते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ हॉल मास्टर से बोलने लगता है कि मैं तो यहाँ पे अपनी किस्मत को जानने के लिए आया था, लेकिन इस जगह पे इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। अचानक से एक छोटे से बच्चे को यहाँ पे देखने के बाद ग्रैंडपा के सामने जो गार्ड खड़ा हुआ है वो ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि हे आखिरकार तुम कौन हो और तो और तुम यहाँ पे अंदर कैसे आए। तो इस समय ग्रैंडपा गार्डो से बोलने लगता है कि मैंने सुना कि ये जगह बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसी कारण मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके इस जगह पे आया हूँ। ग्रैंडपा की बातों को सुनने के बाद अभी वो गार्ड दोबारा से ग्रैंडपा से बोलने लगता है, लेकिन आज हम लोग किसी का भी
किस्मत नहीं बता रहे हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो इस समय ग्रैंडपा पर्सन से पूछता है, क्या तुम लोग अपने कस्टमर को खुद चूज करते हो? अरे यार, मैंने जितना सुना था इस प्लेस के बारे में, ये तो उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। ग्रैंडपा की इस बात को सुनने के बाद गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए ग्रैंडपा को जल्दी जल्दी से यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो इस समय ग्रैंडपा गार्ड से पूछता है, जैसा कि तुम्हारा गेस्ट यंग है, क्या इसी कारण ही तुम लोग मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो? अभी तो दूर खड़ा हुआ हॉल मास्टर भी गार्ड से पूछने लगता है कि ओए, आखिरकार क्या चल रहा है वहाँ पे? तो इस समय गार्ड हॉल मास्टर से बोलने लगता है कि हॉल मास्टर, एक अजीब बच्चा यहाँ पे आके एक ओल्ड पर्सन की तरह बिहेवियर कर रहा है। गार्ड की बातों को सुनने के बाद अभी हॉल मास्टर ग्रैंडपा की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, उसके आसपास आत्माओं का दरवाजा साफ साफ खुला हुआ है, फिर भी कोई बुरी आत्मा इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि उसे छू भी सके। क्या उस बच्चे के पास कोई पावरफुल तालिस्मान है? हॉल मास्टर खड़े खड़े ये सभी बातें सोच ही रहा था। इसी समय एक गार्ड हॉल मास्टर के पास आता है, हॉल मास्टर से फिसफिसाते हुए बोलने लगता है कि हॉल मास्टर, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास की सारी आत्माएं भाग चुकी है। लग रहा है जैसे किसी चीज ने उनकी रूह तक कमा दी हो। हमें जल्दी से गॉड को बलि चढ़ानी होगी और इस गंदगी को आग में जलाकर शुद्ध करना होगा। गार्ड की बातों को सुनने के बाद यहाँ पे हॉल मास्टर की जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हॉल मास्टर अभी चिल्लाते हुए यहाँ पे जितने भी गार्ड है उन सभी को ही ग्रैंडपा को पकड़ने के लिए बोल देता है। अभी जैसे ही सभी के सभी गार्ड ग्रैंडपा की ओर टूट पड़ते हैं, वैसे ही ग्रैंडपा अपने स्पेयर को जमीन के ऊपर आहिस्ता से पटकता है और इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक एनर्जी की लहर चारों ओर फैल जाती है और इससे जितने भी गार्ड ग्रैंडपा की ओर अटैक करने के लिए आ रहे थे सभी के सभी ही हॉल मास्टर की आंखों के सामने दूर खिसक जाते हैं। ग्रैंडपा अभी पार्सन के पास जाता है और इसके साथ ही पार्सन को अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुई है वो सभी चीजें एकदम डिटेल्स में बोलने के लिए बोलता है। तो इस समय ये पार्सन रोते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि पूरे 10 सालों से हर एक रात मेरा बेटा मेरे सपने में आता है, रोता है, गिर गिराता है और उसको बचाने के लिए बोलता है और मेरे मन में इस बात को लेकर कोई भी डाउट नहीं है कि वे सभी कमीने मिलकर मेरे बेटे को पकड़ के रखे हैं। यहाँ पे पार्सन की बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा पार्सन से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे है? तो इस समय पार्सन अपनी आंखें बंद करता है, थोड़ा सा उदास होता है और इसके साथ ही साइड की ओर अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए बोलने लगता है, उस जगह की ओर से मुझे मेरे बेटे का जो स्पिरिचुअल क्यू आई है वो महसूस हो रहा है। पार्सन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को उसी जगह पे एक ड्रम को दिखाया जाता है और ड्रम के चारीधार बहुत सारे तालिस्मान को भी देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे जैसा कि ड्रम दिखाया गया है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सीन क्या है। अभी पार्सन की ये सभी बातें सुनने के बाद हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने जितने भी साथी है उन सभी से बोलने लगता है कि उस कमीने को उस ड्रम के पास जाने मत देना, उसे पकड़ के यहीं पे मार दो। हॉल मास्टर की बातें सुनने के बाद जितने भी गार्ड है वे सभी अपने अपने तलवारों को लेके ग्रैंडपा को मारने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ गार्डों के बीच में से एकदम सीधा उसी ड्रम के पास आ जाता है। ड्रम के पास आने के बाद ग्रैंडपा अपने स्पिरिचुअल क्यूआई के माध्यम से ड्रम के ऊपर जितनी भी रस्सियां और जितने भी तालिस्मान लगा हुआ था उन सभी को उड़ा देता है। आहिस्ता आहिस्ता अभी ग्रैंडपा ड्रम को ओपन करता है, लेकिन अंदर की ओर जो चीज है उसे देखने के बाद ग्रैंडपा की आंखें फैल जाती है और ग्रैंडपा का होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। ग्रैंडपा जो कि इस वक्त एक ही जगह पे पूरी तरीके से स्टंट खड़ा हुआ था। हॉल मास्टर जो कि इस वक्त परेशान होता हुआ ग्रैंडपा की ओर ही देख रहा था और दूसरी ओर वो पर्सन जो कि इस वक्त उदास होते हुए ग्रैंडपा की ओर ही देख रहा था। ग्रैंडपा धीरे धीरे करके हॉल मास्टर की ओर मुड़ता है और देखते ही देखते अपनी जगह से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और यहाँ पे ग्रैंडपा पलक झपकते ही हॉल मास्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है। बेचारा हॉल मास्टर भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पे हॉल मास्टर इस बात को बाहर लीक नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो इस वक्त उसके हाथ में जो स्टाफ है उसी से ही ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस समय ग्रैंडपा अटैक लगने से पहले उसके एक पैर पे जोरदार एक लात मार देता है और ग्रैंडपा का लात का जो इम्पैक्ट है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, शायद से उसका पैर यहीं पे टूट गया है। लेकिन ग्रैंडपा यहीं पे नहीं रुकता। ग्रैंडपा इस वक्त अपने हाथ को तैयार करता है और इसके साथ ही बहुत ही जोरदार एक थप्पड़ उसके चेहरे पे मार देता है। बेचारा हॉल मास्टर अभी उड़ता हुआ दीवारों से जा टकराता है, लेकिन ग्रैंडपा जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इसके साथ ही हॉल मास्टर को गाली देते हुए बोलने लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे 2 पीसेस में भाग भी कर दूं फिर भी यह चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। तुम कमीने बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को एक ह्यूमन कहने की? ग्रैंडपा अभी हम लोगों से बताने लगता है कि ये बहुत समय पहले की बात है जहाँ पे ग्रैंडपा डार्क एक्स नाम के किसी जादूगारों के बारे में सुना था, जहाँ पे एक समा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खो बैठी थी। वो बुराई की राह पर चला गया और इसके साथ ही एक बच्चे का अपहरण कर लिया। बच्चे को एक वुडन बैरल के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद उसे कुछ दिनों के लिए भूखा छोड़ दिया। बच्चे को तब तक खाना नहीं दिया गया जब तक कि ना उसकी बॉडी पूरी तरीके से बेकाबू हो जाए, मतलब जब तक कि ना बाहर से हड्डियां दिखने न लगे। ये सभी चीजें होने के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खाना दिया जाता था और
और खाना बस इतना ही दिया जाता था जिससे कि बच्चा किसी भी तरह जिंदा रहे। और इन सभी चीजों से बच्चे का जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो भी धीरे धीरे करके कमजोर हो गया और उसकी भूख का जुनून भी बिल्कुल काबू से बाहर हो गया। इसी तरह ही फिर जब वो मारने के बिल्कुल किनारे पर होता है तब उसके सामने बहुत ही लाजवाब खाना साजा दी जाती है और खाना इतना स्वादिष्ट जिससे कि वो खुद को रोक ही ना पाए और इससे बच्चा मजबूरी में पागल जैसा हो जाता है और उसी खाने पर अपना पूरा ध्यान लगा देता है, अपनी पूरी ताकत से हाथ बढ़ाता है और बिल्कुल उसी पल जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है उसकी जान ले ली जाती है और इसके साथ ही बच्चे को उसी बैरल के अंदर कस के बंद कर दिया जाता है। इन सभी चीजों के कारण बच्चा एक इविल स्पिरिट बन जाता है, ना वो आफ्टर लाइफ जा पाता है ना यहाँ से निकल पाता है, हमेशा के लिए उसे एक गुलाम बना दिया जाता है। फिर इन बदला लेने वाली बंधी हुई इविल स्पिरिट को अमीर घरों में बदनसीबी फैलने के लिए भेजा जाता है। फिर क्या बाकी के चीजों को आप लोग तो बहुत सारी मूवी में देखे ही हो। वे लोग पैसा लेने के बाद दोबारा से इविल स्पिरिट को अपने पास बुला लेता है और इससे उन लोग का अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है और समाज में नाम भी होता है। ग्रैंडपा अभी हम लोगों से बोलता है, तब मुझे लगा था ये सिर्फ एक माना हुआ कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास था कि इस दुनिया में कोई इतनी घिनौनी काली जादू करने की हिम्मत नहीं करेगी। और यहाँ पे ग्रैंडपा का जो चिंता है इसे देखते हुए मैं बोलता हूँ, आ जाओगा भी वेस्ट बंगाल में पैरों की धूल पकड़ के भाई जी मार लिया जाएगा। सो जो भी है सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। हॉल मास्टर को इतना जोरदार एक थप्पड़ खाता हुआ देखने के बाद आसपास के जितने भी गार्ड थे वे सभी दौड़ता हुआ ऊपर की ओर आने लगते हैं और इसके साथ ही हॉल मास्टर से पूछने लगते हैं कि हॉल मास्टर क्या आप ठीक है? तो इस समय हॉल मास्टर चिल्लाते हुए इन सभी से बोलता है कि तुम सभी कमीने क्या कर रहे हो, जल्दी से इस छोटे चूजे को पकड़ो। हॉल मास्टर की बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी गार्ड है वे सभी दौड़ता हुआ ग्रैंडपा की ओर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो इस वक्त बोलने लगता है, तो तुम लोग अपने आप को वॉरियर कहते हो और तुम लोग यहाँ पे इस कचरे कमीने को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इतना कहने के साथ ही इस समय ग्रैंडपा अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगती है और इसके साथ ही अपने स्पेयर के ऊपर से कपड़े को भी हटाने लगता है। लेकिन बेवकूफ एक गार्ड ग्रैंडपा के स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद भी सतर्क नहीं होता। वो तो अपने तलवार को लेके सीधा ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और होना क्या था, ग्रैंडपा अपने स्पेयर को पकड़ के बहुत ही जोरदार एक स्लैश मार देता है और इससे ग्रैंडपा के सामने जितने भी गार्ड थे वे सभी दो हिस्सों में भाग हो जाते हैं। इस अटैक को करने के बाद ग्रैंडपा अभी एक गार्ड को गले से पकड़ लेता है और इसके साथ ही पीछे की ओर से जो दो गार्ड ग्रैंडपा की ओर अटैक करने के लिए आ रहे थे उन लोगों की ओर फेंक के मारता है। बेचारा वो गार्ड उन दोनों की तलवार में जा चिपकती है, लेकिन ग्रैंडपा यहीं पे नहीं रुकता। ग्रैंडपा अभी अपने स्पेयर के माध्यम से एक ही खतरनाक स्लैश के साथ तीनों का मुंडी छेद कर देता है। तो अभी आसपास के और जितने भी गार्ड बचे हुए थे जिनका की दिमाग अभी भी ठिकाने पे नहीं आया होता है वे सभी एक साथ बोलने लगते हैं कि अभी टाइम है, जल्दी से उसे चारों ओर से घेर लो। सभी के सभी गार्ड को अपनी ओर एक साथ आता हुआ देखने के बाद ग्रैंडपा भी लियो फैमिली का एनहिलेटिंग विंड स्पेयर का जो 11th मोमेंटम है उसे यूज करने लगता है और इससे देखते ही देखते आसपास के जितने भी गार्ड ग्रैंडपा की ओर अटैक करने के लिए आ रहे थे वे सभी हवा में उछल जाते हैं और इसके साथ ही ग्रैंडपा के स्पेयर टेक्निक की वजह से पूरी तरीके से चीरफाड़ हो जाते हैं। और ये जो सीन है ना गाइस, इस मानवा के अंदर मुझे एक बहुत ही आइकॉनिक सीन लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बोलो कि आप लोगों का क्या विचार है। सीन अभी हॉल मास्टर की ओर जाता है जो कि इस वक्त आसमान की ओर ही बहुत ही परेशान होते हुए अपने गार्डों को देख रहा होता है। हॉल मास्टर की आंखों के सामने ही आसमान से जितने भी गार्ड है उन सभी की बॉडी मतलब कटी हुई बॉडी पार्ट्स में नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। इसी समय ग्रैंडपा भी बहुत ही धांसू स्टाइल में हॉल मास्टर के चेहरे के सामने लैंडिंग करता है। ग्रैंडपा को इतने सारे सोल्जर को मारता हुआ देखने के बाद अभी हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ग्रैंडपा से जान की भीख मांगने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सभी रोना धोना करने की, तुम्हारे जैसे किसी कामीनों के लिए माफी टाफी है ही नहीं। ग्रैंडपा अभी इस पर्सन को मतलब हॉल मास्टर को यहाँ पे मारता उससे पहले ही वो जो पर्सन है वो यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही ग्रैंडपा को उस पर्सन को अपने हाथों से मार के अपने हाथ को गंदा करने के लिए मना करता है। तो इस समय ग्रैंडपा पर्सन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाहते हो, यकीनन तुम खुद भी उन्हें काट गिराने का मन बना चुके हो। ग्रैंडपा की इस बात को सुनने के बाद अभी ये पर्सन ग्रैंडपा से बोलने लगता है, अगर आपको उन्हें माफ करने का कोई इरादा ही नहीं है तो फिर अपने साथ आए उस जनरल को बुला लो। पर्सन की बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा इस बात को एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिरकार ये पर्सन जो सियोल है उसके प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस कर पा रहा है। और ग्रैंडपा ने पहले सियोल को रेस्टोरेंट के बाहर ही रुकने के लिए बोला था, अंदर आने के लिए मना किया था। तो जो है अभी ग्रैंडपा सियोल को अंदर आने के लिए बोल देता है। तो इस समय सियोल एक लात से दरवाजे को ओपन करके अंदर की ओर आने लगती है। सियोल जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और अपना गाल फुलाते हुए बोलने लगती है, ग्रैंडपा आपने मुझे बुलाया। सियोल की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को सियोल की बॉडी के ऊपर दोबारा से स्पिरिचुअल की वजह से बनी हुई वही होलोग्राम देखने के लिए मिलती है। सियोल को यहाँ पे देखने के बाद आसपास के जितने भी गार्ड थे वे सभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं
है उन लोगों की आंखों से मुंह से खून बाहर की ओर आने लगते हैं। ग्रैंडपा भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पर्सन से पूछने लगता है, हे आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है और उन लोगों के साथ वो सब कुछ हो क्या रहा है। तो इस समय पर्सन सियाल की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि जो जेनारेल है वो यहाँ पे जितने भी फॉल्स गॉड है, बेसिकली जिन लोगों को वे लोग पूजा करते थे, मतलब दुष्ट आत्माएं, उन सभी को काट रहा है। इस वक्त तो हम लोगों को हॉल मास्टर को भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे सियाल के कारण उसका भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। उसके मुंह से खून किसी फौरा की तरह बाहर की ओर निकालने लगता है और सियाल बेचारी इन सभी चीजों को देखने के बाद अपनी भोली जैसी शकल बनाते हुए बोलने लगती है कि लेकिन ग्रैंडपा, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अभी वो पर्सन जो कि सियाल के सामने पूरी तरीके से नील डाउन हो जाता है और इसके साथ ही सियाल को एल्डर जनरल कह के संबोधित करता है और इसके साथ ही अपना नाम वानहू बताता है और वो यहाँ पे सियाल को शुक्र अदा भी करने लगता है। तो इस समय ग्रैंडपा वानहू से बोलने लगता है कि वे लोग यहाँ पे ये सभी चीजें किसी पेमेंट के लिए नहीं किया। ग्रैंडपा की बात को सुनने के बाद वानहू ग्रैंडपा से बोलने लगता है, देवताओं की सेवा करने वाले रूप में मैं इस कीड़े जैसे पाप को अपनी आत्मा पर चिपके रहने नहीं दे सकता। तो प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए एक मौका दे दो। वांगहू की एक कहने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को नेक्स्ट डे वांगहू को किसी एक पेड़ के सामने दिखाया जाता है जो कि अभी किसी स्पिरिचुअल जैसा कुछ कांड कर रहा होता है और यहाँ पे वांगहू के सामने वही पैरल होता है, बेसिकली जिसके अंदर उसके बेटे की आत्मा है। इसी जगह पे साइड की ओर इस वक्त हम लोग को सियाल और इसके साथ ही ग्रैंडपा को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो लोग यहाँ पे खाना ठूस रहे होते हैं। ग्रैंडपा अभी वांगहू की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि ये पर्सन यहाँ पे बुद्ध अंतिम विधि का पालन कर रहा है जिससे कि इसके बेटे की आत्मा को शांति और एनलाइटमेंट मिले। वांगहू जो कि इस समय इस विधि को करते वक्त अपने सामने अपने बेटे की आत्मा को महसूस कर पाता है और इससे उसकी आंखों से आंसू भी बाहर की ओर आने लगती है। अभी सब कुछ विधि कंप्लीट करने के बाद वांगहू ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि एल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैं अपने बेटे की आत्मा को हेवन तक पहुंचा पाया। आगे से ग्रैंडपा वानहू से बोलने लगता है, इस बात को दिल पर मत लेना, बस जिंदा रहना और अपनी जिंदगी को अपने बेटे के लिए भी पूरी शिद्दत से जीना। ग्रैंडपा की इस बात को सुनने के बाद वानहू ग्रैंडपा की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि एल्डर, लगता है आपने भी जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक अंजाम झेला है। ग्रैंडपा इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाता है और इसके साथ ही उससे पूछने लगता है, तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? मेरे चेहरे पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या तुम्हें मेरे आसपास कोई आत्मा दिखाई दे रही है? वानहू बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर चीजें अपने नेचुरल तरीके से चलती तो वो रिवेंज लेने वाली एक स्पिरिट बनकर आपके साथ ही जुड़ी रहती, लेकिन आपकी पोती के पीछे खड़ा हुआ जो जेनरल है वो उन सभी आत्माओं को, मतलब उन सभी इविल स्पिरिटों को पहले ही आफ्टर लाइफ भेज चुका है। ग्रैंडपा इस बात को सुनने के बाद खुश हो जाता है। वानहू दोबारा से बोलने लगता है कि मैं कभी भी उस जैसे किसी डिवाइन को हल्का समझकर फ्यूचर देखने की हिम्मत नहीं करता और आपकी पोती का जन्म ही इतनी बड़ी किस्मत के साथ हुई है जिसका अंदाजा ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। वांगहू की बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा उठ खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पे वांगहू को अपनी किस्मत के बारे में पूछता है। वांगहू ग्रैंडपा की ओर देखता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा घबराते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि आने वाले भविष्य में आपको एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और जब वो वक्त आएगा तो हिम्मत मत हारना, बस सहते रहना। वांगहू यहाँ पे ग्रैंडपा को एक छोटा सा पाउच देता है और बोलता है, जब वो वक्त आएगा तब आप इस पाउच को ओपन करना। ग्रैंडपा यहाँ पे पाउच को पकड़ते हुए पूछने लगता है, हे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मुझे कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? वांगहू बताता है, वो मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ के आपको बताया। वांगहू की इतना बोलने के साथ ही अभी उसके चेस्ट में बहुत ही ज्यादा दर्द चालू हो जाता है। ग्रैंडपा पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वांगहू बताता है, किसी के आने वाले फ्यूचर को पहले से बोलना ये हेवन के नियमों के खिलाफ है, इसीलिए ये हेवन की तरफ से दिया गया छोटा सा पनिशमेंट है।